हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे। सबसे पहली बात, जो मैंने लर्न एंड अर्न सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन डाला था, उसके जो आंसर्स मेरे पास आए उसने मुझे बहुत खुशी दी। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ के आंसर्स रफ थे, कुछ ने डायरेक्टली आंसर्स लिखे थे, स्टेप्स कम लिखे थे, और कुछ के बहुत जेन्युइन आंसर थे। तो इसमें क्या कैश प्राइज रहेगा और क्या ये डेली क्वेश्चन रहेगा, एवरीथिंग विल बी पुट डाउन ऑन टुडे इवनिंग। सब कुछ क्लियरली लिखा होगा, उसको आप देख लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट पे, और उसके अकॉर्डिंगली आप डेली बेसिस पे अपनी जो भी क्वेश्चंस हम डालेंगे वो कहीं ना कहीं आपके एसएससी जेई और गेट को, इन दो एग्ज़ाम को, आपकी सिविल पे कमांड अच्छा कर देगा। आप जनरली चीज़ें पढ़ते रहते हैं, जब तक आपको सही लेवल पे आपसे क्वेश्चन न किया जाए, आपसे आर्ग्यू न किया जाए, तब तक उन चीज़ों में डेप्थ में जाने का आपका मन नहीं करता। और अगर कहीं उसमें आपका एक रिकग्निशन मिल रहा है और कहीं आपको उसमें कैश प्राइज मिल रहा है, वो ये इंस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें आप डीप में जाते हैं। और जब उसी से रिलेट करके कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है या बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो एक गूजबम्प मिलता है, अरे वाह मैंने तो ये कर रखा है, इसको तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक तरीके का क्रिएटिविटी का पार्ट है जिसको मैंने शुरू किया है। दैट विल बी कंटिन्यू एंड इन ए वेरी वेल मैनर। अब बात आती है कि ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एसएससी जेई का पेपर क्रैक करने के लिए वो चीज़ें करना जो दूसरे के बस की बात नहीं है, आपकी रैंक टॉप 10, टॉप 50, टॉप 20 में रख देगा। और वो तो करना ही जो दूसरे के बस की है, मतलब जो चीज़ें आपको अलग कर देती हैं वो चीज़ें करने की क्षमता विकसित करना, जो जनरली दूसरे के बस में नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। जैसे एसएससी जेई के अगर टेक्निकल पोर्शन की बात करो तो ठीक है, उसमें जनरली अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है तो आप 75 क्वेश्चन नेट में सही कर लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आती है, नॉन टेक में आती है। एक, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी विल डू दैट। दूसरी, वी विल रिसर्च ओवर दैट, वी विल डू दैट। और तीसरी कंडीशन आती है, वी विल रिसर्च प्रॉपरली एंड वी विल रियली डू दैट। तो उस कंडीशन में अगर मैं पहुंचूं तो मुझे लगता है कि जो जीएस का पेपर था उसमें सबसे टिपिकल पोर्शन जनरल साइंस का है, स्पेशली नॉट काउंटिंग द फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स और मैथ हमारा 12th लेवल पे अच्छा रहता है, तो हम जनरली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। इवन फिजिक्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी रहती है, और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में भी रहती है। हम क्लास 9 से 12 तक पढ़ते हैं, आईटी जेई प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री और बायो में, केमिस्ट्री किसी की थोड़ी बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन बायो तो बहुत ही दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। तो मैंने जो सेक्शन पकड़ा है, ये 2000 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ कंपाइल किए हैं। और आप पाएंगे कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द फैक्ट्स यू कैन नॉट क्लिक द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अगर इस पे अभी आपने रिसर्च कर ली, जो कि मैं आपका सहयोग कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें हैं सर ने यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन नहीं की हैं, यू कैन रिसर्च ओवर दैट फॉर 1 और 2 क्वेश्चन। वैसे मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, अब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम अटैम्प्ट करिए, एक्सप्लेनेशन बेटर होगा, तो वो चीज़ कंज्यूम आसानी से होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज़ है एसएससी जेई में, जो बेटर मतलब डिफरेंस क्रिएट होना है वो इसी 15 से 20 दिन में आप करिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि किसी के भी गाइडेंस, किसी के भी कोर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर है खुद का गाइडेंस, खुद का कोर्स। और अगर आपको मेरे जैसे और लोग, अगर आपको फील आती है कि इनमें वो चीज़ है, तो रियली थिंक अबाउट माई सक्सेस, रियली थिंक अबाउट माई इम्पोर्टेंस ऑफ माई टाइम। मुझे ये लगता है कि आप अगर मेरे वीडियो पर 20 मिनट्स में अगर खर्च करते हैं तो आपका वो 20 मिनट्स वर्दी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, लेट्स हैव ए ग्लिम्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑप्शंस हैं न्यूरॉन, सेरेबेलम, सेरेब्रम, नेफ्रॉन। एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का नर्व सेल्स होती हैं, जिसका दूसरा नाम न्यूरॉन होता है, जिनका काम ये होता है, जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, एट वंस समवन केम इन फ्रंट ऑफ मी, पर्सन विद द बाइक, तो जो सिग्नल्स जाते हैं, सेंसेटरी इनपुट्स होते हैं टू द ब्रेन, दैट इज़ द वर्क ऑफ द न्यूरॉन। तो उसको बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का दर्जा दिया गया, इसी का दूसरा नाम नर्व सेल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें भी लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जब चीज़ें हम 12th लेवल पे पढ़ चुके हैं, उनको हम सिंपल मान रहे हैं और हमने रिवाइज नहीं किया है, या चीज़ें हमें ऑलरेडी बस क्लिक है, 1 क्लिक है, अरे आइसोटोप होगा, अरे आइसोबार होगा,
उसमें गलतियाँ जो जनरली लोग कहते हैं ना मेरे नंबर कम रह जाते, वो नंबर उनके कठिन चीज़ों में गलत आने से नहीं कम रहते हैं। वो तो ये है कि हम छोड़ देंगे या हम कर लेंगे, वो दो ही कंडीशन की होती हैं। नंबर वहाँ कम रह जाते हैं जहाँ हमें कॉन्फिडेंट होता है हमें आता है, और वहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। तो वो क्लियर विजन रखिए। अगर सेम मास नंबर है इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का समेशन समान है, मतलब n प्लस पी की वैल्यू समान है। जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन तीनों में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 है, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इंडिविजुअल नंबर्स सेम नहीं हैं। तो जब समेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से whatever content is of neutron or proton in a nucleus is same, तो उसको मास नंबर बोलते हैं। पहले तो मास नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को मास नंबर सेम है तो उसको बोल देंगे आइसोबार। एक तो ये जनरल बात हो गई, लेकिन इसके डीप में जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनका समेशन मान लो इसका 18 है, इसका 22 है, किसी का 20-20 है, तो 20-20 इज इक्विवेलेंट टू 18-22 इन केस ऑफ दे आर आइसोबार्स टू ईच अदर, एंड फॉर एग्जांपल ऑफ दैट आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आर द आइसोबार्स। ठीक, ये बात हो गई आइसोबार के लिए। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या यानी एटॉमिक नंबर इज सेम एज विद डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो होता है आइसोटोप। मतलब प्रोटॉन इज सेम, here neutron plus proton is same. What is isotone? Where neutrons are same. अब आप नहीं बोल सकते आइसोटोन, उसमें तो n आ जाता है, n से न्यूट्रॉन हो गया। आइसोटोप, इसमें p आ जाता है, p से प्रोटॉन हो गया। आइसोबार, अब याद रखिए किसी बार में लोग इकट्ठे होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर का मतलब है, जैसे मैंने बोला आपसे बोला कि n ब्यूटेन है और उसी की जगह दूसरी जगह आइसोब्यूटेन बोल दिया, नियोब्यूटेन बोल दिया, तो स्ट्रक्चरल चेंज रहे बट उसके फार्मूले में चेंज ना आए, जो कंटेंट है वही रहे, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है उसमें तो वो आइसोमर्स होते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ पता होगी। तो यहाँ पे जो पूछे गए प्रश्न में है सेम मास नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द HIV वायरस डिस्ट्रॉयज फिल इन द ब्लैंक दस वीकनिंग द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। देखिए इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन रिलेट करती हैं वाइट ब्लड सेल से, और वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स है। और अगर वहीं रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो इरिथ्रोसाइट्स है। ये रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड है और ये वाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। अब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनमें भी दो तरह की सेल्स होती हैं, एक बी सेल्स होती हैं, एक टी सेल्स होती हैं। तो HIV इन्फेक्शन मोस्टली टारगेट करता है टी सेल्स को, और HIV वायरस का मेन काम होता है ये डिस्ट्रॉयड कर देता है लिम्फोसाइट्स में स्पेशली टी सेल्स को, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन कम हो जाती है। लिम्फोसाइट्स जनरली 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1000 से लेके 4800 तक होते हैं। और लिम्फोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स, जब भी आप CBC टेस्ट या ब्लड टेस्ट आप कराने जाते हैं तो वहाँ पे जब आप उसको, जनरली लोग नहीं देखते हैं, जो लोग स्पेशली मतलब बायोफील्ड के होते हैं या डॉक्टरी से रिलेटेड उन पर नॉलेज होती है, वो जरूर लिम्फोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स को देखते हैं कि हमारे में रेड ब्लड सेल्स की क्या कंडीशन है, वाइट ब्लड सेल्स की क्या कंडीशन है, और इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स इज रिलेटेड टू वाइट ब्लड सेल्स, erythrocytes is related to red blood cells, and both are important for functioning of, but especially if we are talking about immunity of a person, lymphocytes is important, which are having T and B cells. T cells are more effectively destroyed by HIV virus, and collectively we can say HIV virus destroys lymphocytes. तो correct option यहाँ पे lymphocytes होगा। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने जनरली समझाने के लिए बता दिया कि जब इन्फेक्शन होता है तो चीज़ें कैसे डिफ़र कर जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यूवेटिस डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, स्टोमक, हार्ट, आइज। यूवेटिस रिलेटेड टू आइज। आँखों के चारों तरफ लाल लाल हो जाता है, बहुत बिल्कुल रेड हो जाती हैं आँखें, फटने जैसी दिखती हैं कि नसें तन गई हैं आँख के भीतर की, तो वो कंडीशन होती है यूवेटियस की। और एक तरीके से जो मिडिल लेयर होती है आई की, यूवेया बोलते हैं उसको, उसी से ये वर्ड बना है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और इसी का दूसरा नाम है कोरियोरेटिनिटिस भी लिखा अगर आपके सामने आता है तो एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट यूवेटियस। सिम्टम्स यही है, रेडनेस है, पेन है, लाइट सेंसिटिविटी है, ब्लड विजन है, तो ये चीज़ रहती हैं। तो यूवेटियस वाज दिस वन, या ये मिडिल लेयर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है।
तो करेक्ट ऑप्शन आपका आई से रिलेटेड हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज काज्ड बाई बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया। बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया किससे रिलेट करता है? प्लेग, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्यूलोसिस या लिप्रोसी। तो बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया जो है इसका मेन फंक्शन होता है ये गले में जाके, आपके गले में जाके एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिलिया बोलते हैं उससे अटैच हो जाता है। तो जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उसमें एक तरीके के ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो ब्रीथिंग सही से नहीं हो पाती है और कफ जनरेट हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती है। तो एक्चुअली में ये एयरवेज जो स्वेल कर देता है एयरवेज को, तो ब्रीथिंग आसान नहीं रहती है। तो वूपिंग कफ जो होगा इसको काज कर देगा। यहाँ पे वूपिंग स्नीजिंग भी अगर लिखा होता तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ रहती है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर जाके अटैक करता है एंड क्रिएट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ब्रीथ। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि किस तरीके से इसका फंक्शन रहता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये क्वेश्चन कन्फर्म है, मतलब इससे रिलेट करके वहाँ क्वेश्चन आएगा, बट मोनेरा से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म से रिलेट करके टोटल 5 किंगडम होते हैं, वो 5 किंगडम आपको याद होने चाहिए। उसमें भी कुछ किंगडम प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड हैं और कुछ यूकारियोटिक से रिलेटेड हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के प्रकार होते हैं और मोनेरा प्रोकैरियोटिक साइड से रिलेटेड है। ये भी पूछा जाता है मोनेरा विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये प्रोकैरियोटिक से है। हमने फिगर को भी मेंशन किया है, इफ़ यू आर एबल टू सी दैट, तो फिगर को भी मैंने मेंशन किया है नीचे। और इसके बाद जब यूकैरियोटिक में जाते हैं तो इसमें दो पार्टीशन हो जाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बायो के जो वर्ड्स हैं उनमें फंबल बहुत होता है, स्पेशली मेरा तो फंबल हो जाता है। प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर में अगर जाएंगे तो विद सेल वाल और विदाउट सेल वाल क्लासिफिकेशन है। फिर विद सेल वाल में प्लांट किंगडम आता है और फंगी किंगडम आता है, वो भी फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तरीके से रहता है। और इधर विदाउट सेल वाल में एनिमल से रिलेटेड है। तो टेक्निकली 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल। अब इसमें मोनेरा का भी क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया, डी बैक्टीरिया, इस तरीके से। तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से रहता है मोनेरा किंगडम से, तो बैक्टीरिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और फंगी आपका फंगी से ही रिलेट कर जाएगा, बाकी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इतना आपको बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ इसमें आप लर्न कर सकते हैं, ट्राई टू रिमेंबर दिस चार्ट। और इम्पॉर्टेंट थिंग, दे कैन ऑल्सो आस्क 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन गिवन बाय हुम इन विच ईयर। तो रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट आई थिंक। तो ये चीज़ है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। Let's move to the question number 7. I think blank, fill in the blank is a condition in which tissues in the body fail to receive an adequate supply of oxygen. देखिए अगर वो ये कहता है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो ये हाइपोक्सिया का उदाहरण है। मतलब इस बीमारी को हाइपोक्सिया कहते हैं, इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। और अगर जेलसिया करके है, जेलमिया या जेलसिया, मतलब समथिंग लाइक दैट, जेलमिया रिमेंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी ये चीज़ें वन टाइम में कंज्यूम करके आपको बता रहे हैं। कितना भी डीपर लेवल पे चले जाएं तो ये रहता है, मतलब हाइपोजेलमिया या हाइपोजेलसिया देख लीजिएगा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो हाइपोक्सिया है, और ब्लड में कम हो रही तो हाइपोजेलमिया या हाइपोजेलसिया करके कुछ, देयर इज ए लिटिल बिट लॉन्गर वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइपोक्सिया के सिम्टम यही रहते हैं, हेडेक रहता है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में रहती है। कहीं कहीं आपको ये भी पूछेगा, जैसे यहाँ पे टिश्यूज में ये कंडीशन दी है, दे कैन आस्क दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड या दिस कंडीशन इज नॉट कॉल्ड विच ऑफ दिन। हाइपोक्सिया दे दिया, डिस्पिनिया दे दिया यहीं पे ऑप्शन में, और टाइकाकार्डिनिया दे दिया, और एक चौथा ऑप्शन दे दिया डिमेंटिया, और पूछा कि ये कंडीशन में निम्न में कौन सी चीज़ को इसको नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। बायो की जो सबसे बड़ी कमी या खूबी है, दोनों चीज़ें हैं
कि जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए शब्द बहुत अजीब हो जाते हैं, और जिन लोगों ने ठान लिए उनके लिए शब्द बहुत यूनिक हो जाते हैं। डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा इंडिया में वैल्यू अगर पूछी जाए तो नॉलेज से कहीं ज़्यादा ये जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनकी फीलिंग उन्हीं को पता है, उन्होंने जो लिख दिया वो आपके लिए वो हो जाता है। स्पेशली जो मीडियल लेवल पे लिटरेट लोग होते हैं तो उनके लिए तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया, क्या लिख दिया इससे मैटर नहीं करता, वो तो केवल मेडिकल स्टोर वाला समझेगा। तो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में जो बिजनेस होती है वो इन वर्ड्स की सबसे बड़ा रोल है उनमें। अगर उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स लिख दिए तो उनको चीज़ों को समझना और जानना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायो की अपनी एक खूबी है। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज थैलासेमिया? थैलासेमिया क्या है? ऑप्शन है ए टाइप ऑफ कंटेजियस स्किन डिसऑर्डर, ए टाइप ऑफ क्यूरेब कैंसर, ए टाइप ऑफ हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर, ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन डेयरी एनिमल्स। एक्चुअली में इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है। ये काफ़ी फेमस है। थैलेसेमिया में इनहेरेंट होता है ये ब्लड डिसऑर्डर, और मेन ब्लड डिसऑर्डर होता है लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कम रहेगी तो थैलेसीमिया के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और रेड ब्लड सेल्स की संख्या भी कम रहती है जनरली नॉर्मल कंडीशन से। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। सिम्टम्स वही हैं कि फटीग, वीकनेस, प्लेननेस एंड स्लो ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है रिड्यूसिंग सैचुरेटेड फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैट्स एंड कार्ब्स इन वंस डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ। जैसे पनीर है, दूध है, मक्खन है, ये सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। इसकी जगह अगर आप एक तरीके से सोयाबीन का ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और सनफ्लावर ऑयल है, और कॉर्न है, नट्स हैं, पीनट्स हैं, ये लेते हैं तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। तो अगर सैचुरेटेड फैट्स की जगह आप अनसैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिसीज। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने निकाले थे, वो एक्चुअली में थे 9 क्वेश्चन ही ऐसे। ये 10वां क्वेश्चन मैंने जस्ट टू कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक पेपर में जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें थे। और आप इमेजिन करिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे एक पैटर्न पकड़िएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी इसी फॉर्मेट का रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंबाइन करके रहेगा। फिर आप पैटर्न पकड़िएगा कि एसएससी, जेई, बायो या जनरल साइंस से किस हद तक और किस वैरायटी में क्वेश्चन पूछता है। तो हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए कि जब वहाँ 50 क्वेश्चन आए तो जो दूसरों के लिए छोड़ने वाले या गलती करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न हैं तो उनमें आपकी मार्किंग सबसे अच्छी कैसे रहे। तो हमारा मेन काम ये है, जब हम यहाँ लीड कर जाएंगे ना तो फिर जो अलग सेक्शंस बचते हैं जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एटीसी या करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, उन सबको कवर करने की इंटेंशन और प्रियोरिटी बहुत हाई लेवल की रहेगी और फोकस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक जब आप कठिन काम पे काम सबसे पहले कर लेते हैं तो सरल चीज़ों में ग्रेविटी अच्छी रहती है और मन भी लगता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरी अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, B2, B3, B6 से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जिससे मुझे फील हो कि वीडियो आपने न सिर्फ अंत तक देखा है बल्कि आपका भी इंक्लिनेशन सीखने का है, समझने का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।